मेरा नादान इश्क भाग 8। वो रात के समय बर्तनों का बखेड़ा समेटने के बाद अब उन्हें धो रही थी। दिसंबर की ठंडी रातें उसके जिस्म को ठंडा कर रही थीं। जिस्म पर अपनी चाची की बेटी प्राची का उतरन पहना हुआ था, जो उसकी ठंड रोकने में नाकाम हो रहा था। रात के 11 बज चुके थे। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन उसके नसीब में कहाँ सुकून था। वो तो बस इस दुनिया में दूसरों को ही सुकून पहुंचाने आई थी। 7 साल पहले उसके माँ बाप उसे भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चल बसे, और तब से वो अपने चाचा चाची के दर पर पड़ी सिसक रही थी। उसके माँ बाप ने उसे बड़े ही लाड और नाजों से पाला था। उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी थी, मगर उनके जाते ही ज़िंदगी ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया, और अपनों के चेहरे पर से जब नकाब हटे तो विद्या जैसे सकते में रह गई। चाचा का रवैया तो फिर भी उसके साथ ठीक था, लेकिन चाची चाची तो उसे एक बोझ की तरह समझती थी। उनकी नज़र में विद्या एक रोबोटिक मशीन थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ उस घर के काम करना था। आंसू उसकी आंखों से किसी बिन बुलाई बारिश की तरह बरसने लगे। वो अपने माँ बाप को याद करके ऐसे ही रोती थी, जिनका शायद 10 साल की उम्र में ही उसके सर पर से साया उठ गया था। ख्वाब देखने की उम्र में ही उसकी आंखों से हर ख्वाब को नोच कर फेंक दिया गया था। अचानक बाहर दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा और यादों को पीछे झटका। उसकी चाची का भांजा धैर्य अंदर दाखिल हो रहा था। वो 2 साल बाद घर लौटा था। यूएसए हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप पर गया हुआ था। वो बचपन से ही चाची के पास रहता था। चाची के बेटा न होने की वजह से उन्होंने उसे अपनी बहन से गोद लिया हुआ था। आज उसके लौटने पर ही घर में दावत बनाई गई थी, और सब कुछ उसे ही करना पड़ा था। धैर्य घर में अपने माँ बाप और बहन से अलग था। विद्या की परवाह करता और उसका ख्याल रखता था, इसलिए उसे अच्छा भी लगता था। उसका इस दुख भरी ज़िंदगी में कोई तो था जो उसका हमदर्द था, मगर 2 साल पहले वो स्कॉलरशिप पर कनाडा चला गया था और आज वापस लौटा था। वो अभी बर्तन धोकर फारिग नहीं हुई थी कि उसे अपने पीछे आहट सुनाई दी। पलटकर देखा तो वो किचन के दरवाजे से टेक लगाए अपनी पॉकेट में हाथ डाले उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बोलने पर वो उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। ये कौन सा वक्त है बर्तन धोने का, वो भी इतनी सर्दी में? हटो पीछे, बीमार पड़ जाओगी। और ये मैड कहाँ है? वो धोएगी ना बर्तन, तुम्हें क्या ज़रूरत है? विद्या को उसके ज़रा से तवज्जो देने से इमोशनल कर गया। इट्स ओके, मैं बस फ्री हो गई थी, आपके लिए चाय बनाती हूँ। वो चाय की केतली चूल्हे पर रख फिर से दूध निकालने लगी। नहीं, तुम हटो, मैं अच्छे से चाय बनाता हूँ, हम दोनों के लिए। उसके हाथ से दूध का जग पकड़ता बोला। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं बना दूंगी ना। वो शर्मिंदा हुई थी, मगर वो उसके हाथ से दूध लेकर चाय बनाने लगा। तुम कॉलेज नहीं जाती? उसके सवाल पर विद्या असमंजस में पड़ी। मैं अगले साल एडमिशन लूँगी, चाचा ने कहा है कि इस साल बजट मैनेज नहीं हो रहा। वो सर झुकाए बोली। धैर्य हैरत से उसे देखने लगा। अरे ये क्या बात हुई? मैं खुद मौसा से बात करता हूँ, बल्कि कल तुम तैयार रहना, मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊँगा एडमिशन दिलवाने। ओके, वो मुस्कुराकर बोला। तो विद्या का दिल ज़ोर से धड़का था। नहीं नहीं, चाचा और चाची जी नाराज़ हो जाएंगे। इट्स ओके, मैं नेक्स्ट ईयर ले लूँगी एडमिशन। वो उसे देखकर रह गया। इतनी प्यारी सी लड़की कैसे पढ़ने से महरूम रह सकती है? ये तो ज़्यादती होगी ना। इतने में चाची किचन में आ गई। धैर्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, चाय तुम बना रहे हो? और तुम फूहर लड़की, शर्म नहीं आती मर्द से किचन में काम करवाते हुए? चाची उस पर बरस पड़ी तो वो सटपटा गई। कम ऑन मासी, मैंने ही इसे मना कर दिया था, और क्या ज़रूरत थी इसे अकेले काम करने की? हमारी मैड कहाँ है? अरे जब घर में इतनी प्यारी मेहनती बच्ची मौजूद है तो क्या ज़रूरत है खर्चा करने की? पता है महंगाई कितनी हो गई है, और इसे भी तो कुछ सीखना चाहिए ना। अगले घर जाएगी तो क्या सीख कर जाएगी? तुम आओ मेरे साथ कमरे में और तुम हमारे लिए चाय बना कर लाओ। वो विद्या को हुक्म देती हुई धैर्य का हाथ पकड़कर कमरे में ले गई, और विद्या दिलबर्दाश्त होकर रह गई। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ था उसके साथ। वो अपने आंसू साफ करती चाय बनाने लगी। मासी, आप क्यों उसे इतना डांटती हैं? इतनी प्यारी लड़की तो है वो,
मासूम सी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। चाची उसके अंदर तक उतरती नज़रों से देखने लगी। खबरदार जो उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ सोचा। बड़ी घमंडी और नकचढ़ी सी लड़की है वो। मैं तो उसके रिश्ते की तलाश में हूँ। जल्दी ही कोई अच्छा लड़का ढूंढती हूँ और उसे विदा कर देती हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी है। चाची ने बात संभालने की कोशिश की तो वो उन्हें हैरत से देखने लगा। मासी, जब घर में लड़का है तो क्या ज़रूरत है बाहर लड़का देखने की? उसका इशारा अपनी तरफ था। अरे मेरे इतने पढ़े लिखे बेटे, तुम इतने खूबसूरत और हैंडसम हो तो मैं तुम्हारे लिए चांद से दुल्हन लाऊंगी। अचानक वह चाय की ट्रे थामती हुई कमरे में दाखिल हुई तो वो दोनों खामोश हो गए। धैर्य उसे अंदर तक उतरती नज़रों से देख रहा था। उसे शुरू से ही विद्या बहुत पसंद थी। वो उससे पूरे 7 साल छोटी थी, मगर उसमें किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी कि उसे ठुकराया जाए। बल्कि वो तो सोच चुका था कि खुद विद्या से बात करेगा, मगर शायद उसकी नौबत ही नहीं आई थी। चाची को जैसे ही धैर्य की नीयत का पता चला, उन्होंने विद्या के रिश्ते की तलाश में इधर उधर सर फोड़ना शुरू कर दिया। बल आखिर उन्हें एक लड़का ऐसा मिल गया जो कि लड़का नहीं बल्कि पूरी की पूरी लॉटरी का टिकट था। लड़के के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। बुआ और फूफा के साथ रहता था। करोड़ों की जायदाद का मालिक था। चाचा और चाची को विद्या के रिश्ते के बदले में ढेर सारी रकम भी ऑफर की गई थी। वो दोनों तो फूले नहीं समा रहे थे। विद्या से जान भी छूट जाती और इतने पैसे भी हाथ आ जाते। अगले हफ्ते तुम्हारे रिश्ते वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। खबरदार जो कोई भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की। अरे तुम तो किस्मत वाली हो, करोड़ों में खेलता है वो। तुम्हारी तो सारी ज़िंदगी की हसरतें पूरी हो जाएंगी और हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। तुम्हारी परवरिश करने के बदले में ऊपर वाला हमें कुछ इनाम देना चाहता है। देखो, इनकार मत करना और ख़बरदार जो मेरे बेटे के आसपास भी नज़र आई तो तुम्हारी ज़बान हलक से खींच लूँगी। चाची विद्या को चेतावनी देकर चली गई और वो हैरत ज़दा सी रह गई। शादी, और वो भी इस उम्र में। वो अभी सिर्फ 17 साल की थी और धैर्य ने कहा था कि उसे कॉलेज में एडमिशन भी दिलवा कर देगा। तो क्या वो भी उनकी जैसा निकला? विद्या के लिए कोई भी स्टैंड नहीं ले सका। सब एक जैसे हैं, लालची और खुदगर्ज। विद्या फिर से रोने लगी। मासी, आप क्या कह रही हैं? मैंने आपसे कहा था कि विद्या का रिश्ता कहीं पे मत करना। मैं उसे पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। धैर्य को जब विद्या के रिश्ते की बात पता चली तो वो तो जैसे फट पड़ा था। आज शाम को उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे और धैर्य को खबर अब मिली थी। अपने बिजनेस को फैलाने के लिए पिछले कुछ दिनों से मसरूफ़ था, इसलिए विद्या से भी बात ना हो सकी और उसने भी शायद उसे बताना ज़रूरी नहीं समझा था। बेटा, क्या करें, पराई लड़कियों को घर में रखना किसी परीक्षा से कम नहीं होता। विद्या कुछ अलग तरह की लड़की है। तुम्हें क्या पता कि ये कितनी चालाक है। कोई करोड़पति लड़का फंसा लिया है इसने और आज वो उसे देखने के लिए आ रहे हैं। अब हम क्या करें बेटा, अपनी इज्जत का तो पास रखना ही पड़ेगा। इसलिए इज्जत से विदा करने का सोचा है उस लड़के के साथ। तुम भी उससे कोई बात नहीं करना और मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी जो बहुत ही अच्छी और नेक सूरत की मालिक होगी। ये तुम्हारे काबिल नहीं है। चाची ने धैर्य को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और वह दिल महसूस करके रह गया। ऐसी लड़की से बात करके क्या फ़ायदा जिसके दिल में किसी और की मोहब्बत हो। इसलिए उसने खामोश रहना ठीक समझा और विद्या को धैर्य की खामोशी नागवार की तरह डस गई। उसे जो ज़रा सी उम्मीद थी कि वह चाचा से जिक्र करेगा या उसके लिए कोई स्टैंड लेगा, तो उसकी उम्मीद टूट गई। सब एक जैसे खुदगर्ज हैं। मेरी किस्मत में ना जाने और कितने दुख हैं। वह तकिए में अपने आंसू खुश्क करने लगी और यूँ चाचा ने उसे कोई भी मौका दिए बगैर उसे घर से जल्दी जल्दी विदा कर दिया और बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिले थे। विद्या ने तो अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं था। वो घूंघट निकाले बेड पर गुमसुम सी बैठी थी। कोई भी जज्बात दिल में नहीं था। उसे जैसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। ज़िंदगी न जाने क्या मोड़ लेने वाली थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। राहुल बेटा, वो तुम्हारी दुल्हन बैठी है बेड पर। अब आप उनके साथ एंजॉय करो। उसकी बुआ उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे किसी बच्चे को पुकारते हैं और कहते हैं कि जाओ बेटा, वो रखा है तुम्हारा खिलौना, खेल लो उसके साथ। विद्या के दिमाग में घंटियाँ सी बजने लगी, मगर वो चुप सी बैठी रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कोई बेड पर छलांग मारकर चढ़ा है।
और तालियां बजा रहा है, हंस भी रहा है। वो बिल्कुल सकते में आ गई। उसे लगा शायद कोई शरारती बच्चा कमरे में आ गया, उसे दुल्हन देखनी होगी। मगर जब सामने वाले ने उसका घूंघट उठाया और कहा सरप्राइज, तो विद्या एकदम से हैरान होकर पीछे हटी। वो कोई बच्चा नहीं था, बल्कि 30-32 साल का एक लड़का था जो दांत निकालकर विद्या को देख रहा था। उसके चेहरे पर बला की मासूमियत और भोलापन था। क्या ये कोई मजाक है? उसने दिल में सोचा। तुम मेरी दुल्हन हो। वो एकदम से एक्साइटेड होकर उसके कान के बुंदे अपनी उंगली से हिलाने लगा। फिर उसके माथे से झूमर को छेड़ने लगा और गले में पड़े सेट पर भी उंगलियां फेरने लगा। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मुझे पसंद आई। विद्या का वजूद अभी तक जलजलों की जद में था। चाचा और चाची उस पर इतना बड़ा जुल्म करेंगे, उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक मानसिक मरीज के साथ उसकी शादी हो चुकी थी। उसने जो अब तक ज़िंदगी गुजारी थी, वो ज़िंदगी तो बहुत बेहतर थी। सारा दिन काम करने पड़ते थे, अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता था, मगर कम से कम कुछ वक्त, कुछ लम्हे तो सुकून से जी सकती थी। अब उसे अंदाज़ा हुआ था कि उसने खामोशी से हामी भरकर कितना बड़ा जुल्म कर लिया है खुद पर। मगर अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे दुल्हन साहिबा, क्या सोच रही हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? ये देखो मैंने कितनी प्यारी माला पहनी हुई है। वो अपनी माला उतारकर उसे दिखाने लगा तो विद्या को अपनी किस्मत पर हंसी आ गई। और वह किस कदर बेमोल लड़की थी। उसे पति की शक्ल में अब एक बच्चे को संभालना था, वो भी पागल बच्चे को। थोड़ी देर के बाद कमरे में राहुल की बुआ आ गई। उनके हाथ में दूध का गिलास था और दवाइयों का पैकेट। तुम्हारी शादी हो चुकी है राहुल, अब तुम जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह ये दूध पी लो और दवाइयाँ भी ले लो, क्योंकि तुम्हें अपनी वाइफ के लिए ठीक होना है। वो उसे फिर से पुचकारने लगी। और आज के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी दुल्हन खुद ही तुम्हें संभाल लेगी। राहुल की बुआ, जिनका नाम सीमा अग्रवाल था, एक उचटती हुई से नज़र विद्या पर डालते हुए वो राहुल को ऐसे समझा रही थी जैसे विद्या को बताना चाह रही हो कि तुम किस मकसद के लिए इस घर में लाई गई हो। वह शर्म से अपना सर झुका गई थी। उसे न सिर्फ एक पागल इंसान के साथ एक कमरे में रहना था, बल्कि उसके पागलपन का इलाज भी करना था। वो चली गई तो विद्या को अपना सांस घुटता हुआ सा महसूस हुआ। बहुत हिम्मत चाहिए थी उस पागल के साथ रहने के लिए। वह बेड पर धड़ाम से गिरा। प्यारी दुल्हन, हम दोनों मिलकर कार्टून देखेंगे। वह रिमोट उठाकर दीवार पर लगी बड़ी सी एलईडी ऑन कर चुका था और विद्या बिल्कुल रोबोट बनी सामने देखने लगी। शादी की पहली रात ही वो अपने पति के साथ टॉम एंड जेरी देख रही थी। 2 घंटे लगातार वो कार्टून देखता रहा और विद्या को तंग भी करता रहा, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। और फिर वो गहरी नींद सो गया। अब विद्या, जो बेड पर सहमी सी बैठी थी, उसे सोता देखकर काफ़ी सुकून में हो गई। वह 30-32 साल का एक नौजवान खूबसूरत लड़का था। तीखे नैन नक्श, सफ़ेद रंगत, घनी पलकें, ताज़ा क्लीन शेव किया हुआ। सोते हुए वो बहुत मासूम और दिलकश लग रहा था। उसे सोता देखकर कोई कह नहीं सकता कि वह दिमागी तौर पर एक छोटा बच्चा है। विद्या चाहकर भी उस नौजवान शख्स पर से नज़र नहीं हटा पाई थी। फिर एक सर्द आह भरी और उठकर टीवी बंद कर दिया। राहुल पर ब्लैंकेट डालकर वो सामने बिछे 3 सीटर सोफे को देखने लगी। मैं उसके साथ एक बेड पर तो नहीं सो सकती, मुझे सोफे पर ही सोना चाहिए। विद्या सोचते हुए उठी थी। फिर आईने के सामने खड़ी होकर चंद लम्हे तो वो खुद पर से नज़र नहीं हटा पाई थी। 17 साल की विद्या कांच सी सुनहरी आंखों वाली, जिसमें बेपनाह गम और अतीत की दिलबर्दाश्त यादें समाई हुई थी। जिंदगी ने उसे हर तरफ से महरूम ही रखा था, मगर ऊपर वाले ने उसे हुस्न बेपनाह दिया था। गुलाबी रंगत, बड़ी बड़ी झील सी आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। दुल्हन के श्रृंगार में आज उस पर और भी ज़्यादा रूप चढ़ा था। मगर किस काम का? उसका पति तो शायद इस चीज़ से अनजान था। वो तो एक छोटा सा बच्चा था, वो भला क्या सराहेगा उसे। एकदम से वो आईने के सामने से हटी और वॉशरूम में घुस गई। चाचा चाची शायद सही कहते थे कि वो वाकई बहुत अमीर ज़्यादा है, जिसके नाम करोड़ों की दौलत है। विद्या हर चीज़ का जायज़ा ले रही थी। उसका कमरा बहुत कीमती सामानों से सजाया हुआ था और वॉशरूम भी बहुत मॉडर्न तर्ज पर बनाया गया था। चाची के घर में उसे एक छोटा सा कमरा नसीब होता था, जिसमें ना एसी थी और ना हीटर। बस छत पर एक गटर गटर करता हुआ एक पंखा था और नीचे उसका पलंग होता था। सर्दियों में भी वो कांपती रहती, क्योंकि कमरे की खिड़की में जगह जगह सुराख थे, जहाँ से सर्दी घुसकर उसकी हड्डियों को जमा देती। मगर कम से कम इस घर में हर तरह की फैसिलिटीज़ तो थी।
वो काफ़ी पुरसुकून हो गई और सादा सा लिबास पहनकर सोफे पर लेट गई। नहीं जानती थी कि अगला दिन उसके लिए कैसी परीक्षा लेने वाला है। अरे उठो लड़की, अभी तक सो रही हो? 10 बज चुके हैं और तुम्हारी मोहतरमा की नींद नहीं पूरी हुई अभी तक। नई दुल्हन तो तुम रात को ही थी, अब तुम्हें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। उठो और काम काज में हाथ बटाओ मेरा। विद्या सटपटा कर उठी तो सामने 30-35 साल के सादा से लिबास में एक औरत खड़ी थी, जो कि घर की नौकरानी ही लग रही थी। विद्या को हैरत हुई थी। नींद में डूबी हुई आंखें वो उसे मासूमियत से देखने लगी। बेड पर नज़र दौड़ाई तो बेड खाली था। उठो और कमरे की सफाई करो। देखो चारों तरफ फूल बिखरे पड़े हैं। और फिर मेरे साथ नीचे किचन में आओ, साहब लोगों के लिए नाश्ता बनाना है। अपने आप को घर की मालकिन समझने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही मैम साहब राहुल की दुल्हन बनाकर तुम्हें इस मकसद से लाई हैं। ये कहते साथ ही वो कमरे से निकल गई और विद्या बिल्कुल बोझल दिमाग के साथ बैठी रही और वो सारी बातें हजम करने लगी जो अभी अभी वो कहकर गई थी। मतलब ज़िंदगी उस पर किसी सूरत में मेहरबान होने वाली नहीं थी। इस घर में वो मालकिन नहीं बल्कि एक नौकरानी की हैसियत से लाई गई थी, जिसका पति दिमागी मरीज़ था। मगर चाची ने तो कहा था कि उसके नाम करोड़ों की जायदाद है, वो इस घर का मालिक है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर खेल क्या है। खैर, उसने कमरे की हर चीज़ समेटी और नीचे किचन में चली आई। सीमा अग्रवाल अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर गपशप में मगन थी। राहुल का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। जाने वो कहाँ चला गया था। विद्या ने इधर उधर देखा, उंगलियां मोड़ने लगी, जैसा समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। सीमा अग्रवाल एकदम से कुर्सी से उठी। उसके साथ कुर्सी पर बैठी 19-20 साल की लड़की, जो शायद उसकी बेटी थी, उसे घूरकर देखने लगी। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए तुम्हें मोहलत दे रहे हैं। कल से सारे काम तुम्हें काकी समझा देगी। तुम्हें न सिर्फ राहुल को संभालना है बल्कि घर के कामों में भी हाथ बटाना है। सीमा बुआ बिना कोई लिहाज के उसकी औकात पहले दिन ही बता रही थी। जी, जैसा आप कहें। विद्या ने सर झुकाकर सीमा बुआ का हुक्म कबूल कर लिया, जैसे वो बचपन से लेकर आज तक करती आई थी। उस पे अपने हक के लिए कभी लड़ना नहीं आया था। उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। अपने हक के लिए बोलना उसे मौत लगता था और उसने तो ये बात कबूल कर ली थी कि वह दुनिया में बस दूसरों की खिदमत ही करने आई है। इससे आगे उसकी सोच जाती ही नहीं थी। तो अब क्या ये हमारे साथ बैठकर नाश्ता करेगी? बुआ की लड़की माला ने नाक मुंह चढ़ाकर कहा। अरे बेटा, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। अब देखो ना, राहुल का ध्यान अब हमें तो नहीं रखना पड़ेगा ना, ये खुद ही उसे हैंडल कर देगी। सीमा बुआ ने अपनी बेटी को तसल्ली दी। इससे पहले कि वो वहाँ बैठकर नाश्ता करती, राहुल ना जाने कहाँ से हवा की तरह उड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा एरोप्लेन था, जिसे वो भागता भागता उड़ा रहा था। अरे अरे राहुल बेटा, ध्यान से, कोई चीज़ तोड़ ना देना। एक तो ये लड़का पूरा का पूरा पटाखा है, सर में दर्द किए रखता है। सीमा बुआ ने अपने सर पर हाथ रख लिया। तुम क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? संभालो इसे, इसे उसके कमरे में ले जाओ, काकी तुम दोनों का नाश्ता वहीं पहुंचा देगी। सीमा बुआ ने जान छुड़ाने की कोशिश की तो विद्या राहुल को लेकर कमरे में आ गई। प्लीज़ आप यहाँ पर बैठें, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। वो जब बिल्कुल बिगड़ा बच्चा बना हुआ था, एकदम से उसे देखने लगा। अरे दुल्हन, तुम मेरी दुल्हन हो ना? कपड़े क्यों बदल लिए तुमने? रात वाले लिबास में तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल किसी बारबी डॉल की तरह। रात को तुम्हारे साथ कार्टून देखकर बहुत मज़ा आया। आज हम फिर कार्टून देखेंगे या अच्छी सी मूवी देखेंगे, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी खाएंगे। और मैंने तो तुम्हें शादी का तोहफ़ा भी नहीं दिया। अरे यार, मैं भूल गया। वो अपना बड़ा सा एरोप्लेन सोफे पर फेंककर दराज की तरफ बढ़ा। विद्या खामोशी से उसकी हरकतें देख रही थी। काश ये एक नॉर्मल इंसान होता, कितना खूबसूरत लगता और मैं कितनी खुशकिस्मत समझती खुद को। मेरी तो ज़िंदगी से सारे शिकवे गिले ही मिट जाते। उसने दिल में हसरत की। इतने में वो उसके सामने आया। पहले अपनी आंखें बंद करो। बारबी डॉल, तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट लाया हूँ, प्लीज़ आंखें बंद करो ना। वो उसके सामने उछलते हुए ज़िद करने लगा। विद्या को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ जैसे वो उसके सामने से हटकर उसके पीछे चला गया है। तेज़ परफ्यूम की महक विद्या के अंदर जज्ब होने लगी। दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई, क्योंकि राहुल का हाथ उसकी गर्दन पर टच कर रहा था। उसने सटपटा कर आंखें खोल दी। वो आईने के सामने खड़ी थी और वो उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। अरे यार, तुमने आंखें खोल दी। सरप्राइज का सत्यानाश हो गया। विद्या हैरत से उसके नेकलेस को देख रही थी।
जो उसकी आंखों के सामने झूल रहा था वो बहुत खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस था, बिल्कुल आंसू की शक्ल का। तुम हर वक्त रोती रहती हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए आज सुबह सुबह ये लाया हूँ। क्या मैं तुम्हें पहना सकता हूँ? वो उसके कान में सरगोशी करने लगा। विद्या को महसूस हुआ जैसे उसका लहजा बिल्कुल बदल गया, जैसे नॉर्मल इंसान बात करते हैं। नहीं, मैं ये खुद पहन लूँगी, मुझे दे दें। और उसके सामने से हटने लगी तो उसने उसे खुद से लगा लिया और विद्या का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। उसकी संगत का एहसास इतना शदीद था कि विद्या का दिल सीने में उछल कूद करने लगा। वो भूलने लगी कि उसका पति एक पागल इंसान है, क्योंकि उस वक्त वो पागल नहीं लग रहा था। उसने नरमी से विद्या के बाल पीछे से हटाकर आगे किए थे और नेकलेस पहना दिया। परफेक्ट, ये तुम्हारे लिए ही तो बनाया गया था, वो नशीली आवाज़ में बोला। वो विद्या का दिल धड़काए जा रहा था। अचानक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और वह जल्दी से दूर हो गया। अपना एरोप्लेन उठाकर फिर से कमरे में चक्कर काटने लगा। काकी नाश्ता देकर जा चुकी थी। आज तो नाश्ता ले आई हूँ, कल से खुद कर लेना, बुरा सा मुँह बनाकर कहती हुई कमरे से चली गई। विद्या और राहुल ने मिलकर नाश्ता किया। उसे महसूस हुआ कि जब वो अकेली होती है तो राहुल उसे ज़्यादा परेशान नहीं करता। वो एक बहुत ही बेज़र सा 30 साल का बच्चा था। विद्या उसे नाश्ता करवाने लगी और ख़ुद भी किया। आहिस्ता आहिस्ता विद्या राहुल के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गई थी। उसका हर लम्हा ख्याल रखती थी। उसकी छोटी छोटी चीज़ें और सारे खिलौने कमरे में एक तरफ रखे हुए थे। वो रात को विद्या के साथ कार्टून ज़रूर देखता था और विद्या ना चाहते हुए भी उसे मना नहीं करती थी, क्योंकि उसे इनकार करने की आदत ही नहीं थी। उसका बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखती थी। मेडिसिन खिलाती हुए उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी, क्योंकि वो खाता ही नहीं था। कहता था कि ये पॉइज़न है, मैं नहीं खाऊंगा। जिस दिन विद्या उसे मेडिसिन ना खिलाती, सीमा बुआ उसको अच्छी तरह डांटती। वैसे तो राहुल की कोई ज़्यादा परवाह नहीं करता था, लेकिन मेडिसिन खिलाने में वो सभी बहुत पाबंद थे। शायद उन्हें भी राहुल के पागलपन से डर लगता था, इसलिए वो चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। विद्या मासूमियत से सोचने लगी थी। अब तो वो राहुल से काफ़ी ज़्यादा दोस्ताना रवैया रखने लगी थी। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। राहुल उसे अपनी फेवरेट मूवीज़ और हॉबीज़ के बारे में बताता था। वो घंटे बातें करते। कभी कभी वो अपनी बातों से एक मैच्योर इंसान लगता था और इशारों इशारों में ऐसी बातें कर जाता कि विद्या अंदर तक दहल जाती। मगर फिर जब कोई उसके पास पास होता तो वो फिर से बच्चा बन जाता। इस बड़े से घर में सीमा बुआ, उनके पति राजीव अग्रवाल, उनकी बेटी माला और बेटा रवि रहते थे। अब तो काकी से भी उसकी थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो इतनी अच्छी और मिलनसार तबीयत की मालिक थी कि काकी भी उससे हर बात शेयर कर लेती थी और अक्सर ही उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करती रहती थी कि किस तरह राहुल के माँ बाप एक हादसे में मारे गए थे जब वो 25 साल का था। उसके बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसके घर में उसकी बुआ अपने परिवार के साथ रहने के लिए आ गई, ताकि राहुल अकेला महसूस ना करे। और विद्या बिल्कुल सकते में रह गई, क्योंकि वो तो उस घर में ऐसे रहते थे जैसे ये उनका घर हो और राहुल कोई पराया बच्चा हो। अब उसे सारी बात समझ आ गई थी। ये कहना ठीक रहेगा कि सीमा अग्रवाल और राजीव अग्रवाल ने उसके हिस्से की जायदाद पर बैठकर कब्जा जमा रखा था। उसे राहुल पर बेपनाह तरस आया था। उसे खुद में और राहुल में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया था, क्योंकि वो भी तो अपने माँ बाप को खोकर चाची के दर पर पड़ी थी। चाचा चाची ने उसके माँ बाप का हिस्सा भी हड़प कर लिया था। राहुल और विद्या की किस्मत शायद एक ही जैसी थी। वो पहले से बढ़कर उसका ख्याल रखने लगी थी। वो चाहती थी कि राहुल किसी तरीके से ठीक हो जाए, इसलिए वो उसे दवाइयाँ पाबंदी से खिलाने लगी। चाहे ज़बरदस्ती करनी पड़े, वो बिल्कुल नाराज़ होकर कोने में बैठ जाता। तुम भी मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करती, इन जालिमों की जैसी हो तुम। मुझे पॉइज़न खिलाती हो। मुझे लगा था कि तुम उनसे अलग हो, मगर तुम सब एक जैसे हो। वो बिल्कुल नाराज़ होकर उसे कहने लगा तो विद्या हैरान हो गई। कैसी बातें कर रहे हो राहुल? यहाँ हर कोई तुम्हें ठीक करना चाहता है। भला कोई ऐसा क्यों चाहेगा कि तुम कभी ठीक ना हो? और मैं ऐसा क्यों चाहूँगी कि मेरा पति कभी ठीक ना हो? विद्या ने नरमी से उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाईं तो राहुल ने एकदम से उसका हाथ थाम लिया और विद्या को अपने दिल की धड़कन बंद होती हुई महसूस हुई। वो शख्स जब भी उसे छूता तो विद्या उसके छूने के एहसास से ही मचलने लगती थी। दिल सीने में उधम मचाने लगता था। वो एकदम बिदक कर पीछे हटी। वो चाहकर भी एक पागल इंसान के साथ संबंध बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, और शायद राहुल तो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ भी नहीं था। वो रोज़ाना रात को बेड पर एक साथ बैठकर कार्टून देखते और जब राहुल सो जाता तो वो चुपके से सोफे पर चली जाती। राहुल ने कभी भी उस हवाले से उसे अपने करीब करने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसका जहन बिल्कुल बच्चों जैसा था और विद्या के लिए यही गनीमत था, वरना वो किस कदर मुश्किल में पड़ जाती।
आज रात मैं अपनी फेवरेट मूवी लगाऊंगा और हम मिलकर देखेंगे। वो एकदम से फिर मासूमियत से बोला और विद्या को हंसी आ गई। पहले मेडिसिन खाएं, उसके बाद जो कहेंगे वो करूंगी। वो एकदम से खड़ा हो गया उसके रूबरू। क्या बात है, जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी? गहरी नज़रों से उसे अंदर तक देखने लगा तो विद्या इधर उधर देखने लगी। हाँ हाँ, बिल्कुल वही करूँगी। हर बात मानती हूँ ना आपकी, हर चीज़ का ख्याल भी रखती हूँ। मुझसे आपको कभी भी कोई भी गिला नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत के लिए आई हूँ, आपको ठीक करने के लिए, और मैं करके रहूँगी। आप मुझसे वादा करें कि मेडिसिन टाइम पर खाएंगे और जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। उसके दोनों हाथ थाम कर वादा करने लगी तो राहुल ने ज़ोर से उसका हाथ पकड़ लिया। वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो उसे मुस्कुराकर देखने लगा और फिर उसे हैरान छोड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह मामूल के मुताबिक किचन का काम समेट रही थी। काकी को किसी काम से गांव जाना पड़ा था। सीमा और राजीव साहब अपने बच्चों के साथ एक पार्टी में गए थे। उनकी अपनी ही ज़िंदगी थी जिसमें वो खूब मगन थे, मगर शुक्र था कि वह विद्या पर ज़्यादा कड़ी नज़र नहीं रखते थे। उनके लिए यही बहुत था कि वो राहुल को संभाले हुए हैं। राहुल अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने गया था और विद्या को बहुत फिक्र हो रही थी उसकी। उसने कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। वो पहले भी मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने चला जाता था, मगर अब तो बहुत रात हो गई थी। बार बार उसे फिक्र सता रही थी। विद्या के पास मोबाइल भी नहीं था कि वो उसे कॉल कर लेती। अचानक दरवाजे पर कोई खड़ा महसूस हुआ। उसने एकदम पलट कर देखा तो वो रवि था, सीमा बुआ का बेटा, जिसकी उम्र 25-26 साल थी। काफ़ी ओवर मॉडल किस्म का लड़का। वो उसे अंदर तक कुरेदने वाली नज़रों से देख रहा था। जी, आपको कुछ चाहिए था? विद्या ने नॉर्मल से अंदाज में पूछा। मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। मैं तो इसी इंतज़ार में था कि कब मुझे मौका मिले, और आज जाकर कमबख्त मौका मिला है। और बाहर का मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है। क्यों ना मिलकर एक मूवी देखें? आ जाओ मेरे कमरे में, अपने आगोश में लेके तुम्हारे हुस्न को 4 चांद लगा दूंगा। वो धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। विद्या इतनी बच्ची तो नहीं थी कि वो किसी मर्द की नज़रों का मतलब न समझ सकती। उसकी रूह अंदर तक कांप गई थी। रवि की नज़रें उसे शुरू से ही हवसज़दा लगती थी जब से वो इस घर में आई थी, मगर वो अपना वहम समझकर उसे झिड़क देती थी। लेकिन आज तो वो उसके सारे शक दूर कर गया था। क्या मतलब है आपका? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी भाभी हूँ मैं। उसकी बात पर वो रवि एकदम ज़ोर से हंसने लगा। पहले उस पागल लड़के की बीवी तो बन जाओ, भाभी तो बाद में बनोगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसने अभी तक तुम्हें छुआ भी नहीं होगा। गधा कहीं का, वो तो तुम्हें डिज़र्व भी नहीं करता। थोड़ी देर मेरे साथ वक्त गुजारो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए तो कहना। वो एक आंख दबाता विद्या को अंदर तक सुलगा गया। विद्या का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। अब उससे और बर्दाश्त न हुआ तो उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ रवि के गाल पर दे मारा। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। उसकी आंख से आंसू गिरा, मगर रवि एकदम से जैसे जुनूनी हालत में आ गया। उसके मुंह से अजीब सी बू आ रही थी, जैसे वो नशा करके आया हो। वैसे भी राजीव की औलाद नकारा थी। लेट नाइट पार्टी करना, पढ़ाई से बहुत दूर, दुनिया के रंग में और गलत संगत में पूरी तरह डूबी हुई थी। और आज रवि की नीयत देखकर वो विद्या सहम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो घर की इज्जत पर ही नज़र रखे हुए है, और आज तो घर में कोई न था। उसके पास सुनहरा मौका था इस कांच से गुड़िया को तोड़ने का। विद्या के थप्पड़ ने उसके जुनून को हवा दी थी। बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे बालों से दबोच लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने रवि अग्रवाल पर हाथ उठाया? आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस थप्पड़ की क्या सज़ा है। पहले तो मैं तुमसे नर्वी से बात कर रहा था, मगर तुम 2 टके की लड़की, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें प्यार से छुआ जाए। वो विद्या को घसीटता हुआ बाहर की तरफ ले जाने लगा। विद्या किचन की दीवार पकड़े बिखरे बालों और सुर्ख चेहरे से उसकी इल्तिजा करने लगी, मगर वो उसको ऐसे ही ज़बरदस्ती अपने साथ खींचकर ले जाने लगा। विद्या को लगा आज का दिन उसके ज़िल्लत के दिनों में सबसे पहले नंबर पर होगा। काश राहुल ही यहाँ होता, मगर उसने क्या कर लेना था, वो तो पागल था। आंसू ज़ारो कतार उसके गालों पर बह रहे थे। लॉन्च के सोफे से बुरी तरह टकराई, उसके पाँव में चोट लगी, मगर वो जंगली इंसान आज अपने इरादे को पूरा करने की ठान चुका था। वो उसे अपने कमरे में ले गया, बेड पर पटक दिया। न जाने कितने दिनों से तुम्हारी घात लगाए हुए था, आज तुम नहीं बचोगी मेरे हाथों से। वो उस पर झुकता हुआ फनकारा। विद्या ने उसके चेहरे को परे हटाना चाहा, जिसमें न जाने कैसी गंदी बू आ रही थी, मगर वो ताकतवर था। विद्या जैसे नाजुक कली पर हावी होने लगा। उसने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर लीं और रवि ने उसके। आज की कहानी का पहला भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।